बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फोरेंसिक हॉस्पी डे 1 का जो ग्रुप बी इवनिंग का था, उसमें ऑब्जर्व स्टेशन सबसे पहले हैं। तो उसमें है टेक कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट ऑफ कोलेसिस्टेक्टमी, और सेकंड है प्रिपेयर 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन। सबसे पहले सेकंड की अगर बात करें, 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना होता है कि 1 पोर्शन लेना है स्टॉक सोल्यूशन फॉर्मलिन से, और उसके अंदर 9 पोर्शन ऑफ वाटर ऐड करना है। 1:9, 1:9। अब आपसे कहते हैं ऑब्जर्व स्टेशन में हमने बताना है टीचर को कि हमने फॉर्मलिन सोल्यूशन का प्रिपेयर करना है, कि 1:9 का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कहा जाए कि हमने 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, 1 लीटर के अंदर कितने हो जाएंगे 1000 ml, 1000 ml। अगर हमें 1 लीटर ऑफ 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, अगर आपको वैसे सिंपल 10% फॉर्मलिन जैसे उसमें आया था, तो आप कह देंगे मैम अगर हम 1 लीटर 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन प्रिपेयर करने हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसमें से जो 1000 ml में से हमने 1 पोर्शन लेना है फॉर्मलिन का स्टॉक सोल्यूशन से। तो 1000 ml में से 1 पोर्शन 1:9 कैसे हो जाएगा 100 और 900 रेशो। तो हमने 100 ml ऑफ फॉर्मलिन लेंगे स्टॉक सोल्यूशन से, और उसके अंदर 900 ml ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, 900 ml वाटर, और इधर 100 ml स्टॉक सोल्यूशन या स्टॉक सोल्यूशन ऑफ फॉर्मलिन। इस तरह कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आए तो वो हम कर सकते हैं। इधर स्पेसिफिकली 10% फॉर्मलिन क्यों पूछा गया, क्योंकि जो हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस के लिए सैंपल भेजे जाते हैं ना, उनको 10% फॉर्मलिन में प्रिजर्व किया जाता है। वो मैंने वीडियो में बताया था कि उसमें कौन कौन से सैंपल्स आएंगे। तो वो एक दफ़ा ऑटोप्सी वाले जो चैप्टर है उसमें मैंने सारे एमसीक्यूज़ वगैरह के साथ ही बताया था कि हमने 10% फॉर्मलिन में किस किस को प्रिजर्व करना है, वो मैं इधर दोबारा एक दफ़ा बता रही हूँ। ये वाले सैंपल जो हमने हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजने हैं ना, पैथोलॉजिस्ट को भेजने फॉर द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो उसमें ब्रेन आता है बॉटल 1 में, और बॉटल 2 में हार्ट, पूरा हार्ट होगा प्लस लंग्स होंगे। ये टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमने जो 4 बॉटल्स की थी वो अलग है। ये हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो हमने स्पेशली पैथोलॉजिस्ट को भेजने होते स्पेसिमेंस, उनको हमने प्रिजर्व करना है 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन में। तो इसलिए ये आया होगा ऑब्जर्वेशन में कि 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन प्रिपेयर करें, और वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस तरह प्रिपेयर हो जाएगा हमारा स्टॉक सोल्यूशन 10% फॉर्मलिन से 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा कि 1 लीटर अगर हमने 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो 1:9 यानी 1 जो पार्ट है वो फॉर्मलिन का लेना है स्टॉक सोल्यूशन से, और उसके अंदर 9 पार्ट्स वाटर के ऐड करने। तो इसका 1 पार्ट 1000 ml का कितना होगा 100 ml ऑफ फॉर्मलिन और 900 ml ऑफ वाटर। अब सपोज अगर आपने एग्जांपल ही देनी साथ ऑब्जर्वेशन में सुनाना होता है ना, मैम को यह बताना है, तो अगर आपको मैम को कह दें कि अगर मैम हमें कहा हो कि 100 ml प्रिपेयर करना है हमने 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन, तो इसका मतलब है कि 100 ml में आप 10 ml लेंगे फॉर्मलिन और उसको डिज़ोल्व करेंगे 90 ml ऑफ वाटर में। तो इस तरह प्रिपेयर हो जाएगा 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन। ये ऑब्जर्व स्टेशन इसका कंप्लीट हो गया। एक जो फर्स्ट वाला स्टेशन था ना, वो था टेक कंसेंट फ्रॉम अ पेशेंट ऑफ कोलेसिस्टेक्टमी। अब कोलेसिस्टेक्टमी के पेशेंट से लेनी है कंसेंट के सबसे पहले तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं कि ये वो कंसेंट है जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कंसेंट है, और कोर्ट की नज़र में भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में ज़रूरी है कि आपके पेशेंट का सारा उससे पहले तो उसकी हिस्ट्री लेनी है प्रॉपर, फिर उसको उसका डायग्नोसिस बताना है। ये पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, पेशेंट का डायग्नोसिस के बाद उसको बताना है कि प्रोसीजर या ट्रीटमेंट क्या होगी, फिर उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताने, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने, उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताने, रिस्क्स बताने, कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं वो सारी बतानी है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बताना है। फिर पेशेंट को एक फॉर्म देना है, वो फॉर्म को साइन करेगा। साइन करने के बाद ये प्रॉपर एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होगी, और आपके पास वो पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दे के आपने उससे फॉर्म साइन कराया है। और जो फॉर्म होता है ना, उसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है इंग्लिश में या उर्दू में। तो ये जो प्रॉपर इस वे में ली जाती है कॉन्सेंट, इसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। अब सबसे पहले आप बताएंगे इन्फॉर्म कॉन्सेंट स्टार्ट कैसे करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है, जो भी आपका नाम है डॉक्टर XYZ, मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है। आपने फिर पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेनी, आपका क्या नाम है, आपकी उम्र कितनी है, और आपकी रिहाइश कहाँ से, और आप वार्ड में किस तरह आप एमरजेंसी के थ्रू आए थे या फिर OPD से, मतलब पर्ची बनवा, OPD को जब पेशेंट से बात करनी होती है तो आप पर्ची लेके आए थे या फिर आप एमरजेंसी में आए थे।
और आप अस्पताल में किस दिन दाखिल हुए थे, आप किस वजह से अस्पताल आए थे। जो से हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस जो HOPI सारे वार्ड में करते थे वो इधर पूछेंगे हम उससे। अब एक तो इसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया, बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है कि नहीं। हिस्ट्री के बाद ना कंसेंट जब लेने आते हैं ना, उसमें कंसेंट का बेसिकली पर्पज़ होता है कि प्रोसीजर जब आपने एक परफॉर्म कर लिया, अपने पेशेंट को स्टडी कर लिया, उसके बाद आप उसको बता रहे हो कि क्या होना है। तो हिस्ट्री अगर लेनी है तो देख लें, आई थिंक सो कि इसमें हिस्ट्री नहीं आएगी। इसमें सिर्फ हम पेशेंट को जाके पेशेंट से सलाम दुआ करके उसको बताना है कि जैसे उसका डायग्नोसिस से अगर हम स्टार्ट करें कि आपका नाम ये है और आपकी उस थोड़ा सा इस वे में बता देना कि आपकी उम्र इतनी है। तो उसको फिर हमने कहना है कि मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपको गाल ब्लैडर यानी पित्ते का मसला है, पित्ते की बीमारी है, जिसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। जिसकी अमूमन 2 वजूहात होती हैं, या तो पित्ते में पथरी बन जाए, अब ये हमारी लैंग्वेज है कोलीथियासिस, जो हमने पेशेंट से नहीं बात करनी, उसको नहीं बताना, लाइक उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है उस, या फिर पित्ते में सोजन हो जाती है जिसे हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। तो आपका क्या उसका डायग्नोसिस को बताना है कि मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आपको पित्ते का मसला है, आपके पित्ते में पथरी है, या फिर वो पित्ते में पथरी कर लें चलें गाल स्टोन्स है, आपको गॉल ब्लैडर की डिजीज़ है। इसके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट मौजूद है, जो अब हम आपको दे सकते हैं, वो है कोलिसिस्टेक्टमी, यानी हमें आपका पित्ता निकालना पड़ेगा। वो उसको फिर अब उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि उसका क्या मेथड होता है। कि एक तो लेप्रोस्कोपी में बताना है पेशेंट को कि आपकी नाफ में से कट लगाया जाएगा और वहाँ से एक अंदर वो हम लोग कैमरा पास करेंगे, कैमरा अंदर जाएगा और थोड़े से 2 सुराख और होंगे छोटे छोटे, उनसे लाइक उसको बताना है कि वो इतने बड़ा ज़ख़म नहीं होगा, ज़ख़म छोटा ही होगा, जल्दी हील अप हो जाएगा। तो वो उससे हम लोग 2 सुराख आपके और किए जाएंगे और आपके बगैर किसी बड़े ज़ख़म के हम आपका पित्ता निकाल लेंगे। या फिर अगर इस तरह से इस तरीक़ेकार से ना हो सका, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई दौरान सर्जरी, तो हम आपके ये रिब केज को उर्दू में क्या कहते हैं, पसलियों के नीचे एक वो इंसिजन लगाएंगे, यानी कट लगाएंगे। उसको बताएंगे कि आपके पसलियों के नीचे कट लगाएंगे और हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। और दौरान सर्जरी अगर वो स्टोन्स जो से हैं वो मूव कर जाएं, कि आपने पित्ता निकाल लिया लेकिन जो उसके अंदर पथरी थी वो मूव कर गई डक्ट में, तो उसके लिए आप एक्सरे से चेक करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए भी फिर आपको दोबारा से ओपन सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। ये उसको प्रोसीजर बताना है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हमने उसको प्रोसीजर बताया कि हमें आपकी लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, या फिर अगर लेप्रोस्कोपी नहीं मसला ठीक हो तो हमें तो इंसिजन करके ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। और अगर स्टोन्स मूव कर देते तो हमें दौरान सर्जरी भी आपका ना एक्सरे वगैरह करना पड़ सकता है। इसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स बताने हैं कि इससे आपको इंशाल्लाह आप जल्दी से एहतियात हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ा ज़ख़म नहीं होगा और आपकी दर्द से आपको जो भी वो मतलब मसले आते हैं, वो गॉल ब्लैडर की वजह से जो आपको सिम्टम्स आ रही थी वो रिलीव हो जाएंगी। अब इसके रिस्क बताने, सर्जरी एक कर रहे हैं ना, गॉल ब्लैडर की एक किस्म की सर्जरी है, तो एक ये कॉमन रिस्क्स हैं हर सर्जरी। ये ना पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो प्रॉपर हॉस्पिटल में होता है ना, कंसेंट फॉर्म, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कोलिसिस्टेक्टमी, ये उससे पॉइंट्स लिखे हैं। लाइक वो तो बहुत लंबा था, तो उससे थोड़े शॉर्ट करके इजी वे में लिखे हैं। तो उसमें सबसे पहले उसमें ये वाला एक सेक्शन बना था कि रिस्क, सर्जरी के जो जनरल रिस्क होते हैं ना वो वाले पॉइंट्स लिखे हुए थे। उसमें क्या है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है सर्जरी के दौरान, जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स देनी पड़ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एनेस्थीसिया से जिसकी वजह से नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, और रेयर कंडीशन में डेथ हो सकती है। और टोबैको या एक्सेसिव अल्कोहल और ओबेसिटी, अगर आप में इनमें से आप मरीज़ से कहेंगे कि इसमें से कोई मसला है, आप या अगर तंबाकू नोशी करते हैं या आप शराब पीते हैं या फिर आप मोटापे का शिकार हैं, तो आपको नमूनिया या ज़ख़म में बाद में इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं लेग्स में, लंग्स में, और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन से बतानी है कि अमूमन सर्जरी में ये मुश्किलात पेश आती हैं। जो आपकी सर्जरी हमने करनी है स्पेसिफिकली लेप्रोस्कोपी यानी गॉल ब्लैडर की, उसमें कौन से पॉसिबल रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इंजरी हो सकती है बाइल डक्ट में, जो पित्ते की बाइल डक्ट को बोलेंगे, पित्ते की नाली शायद बोलेंगे डक्ट को, कि जो पित्ते की नाली है उसमें
इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से हमें ओपन रिपेयर करना पड़ेगा, कि अब वहाँ पे इंजरी हो गई है तो हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी और उसको जो सी वो थी डक्ट है उसको रिपेयर करना पड़ेगा। या फिर इंजरी हो सकती है जो इर्द गिर्द के जो ऑर्गन्स हैं ना, लिवर वगैरह, उसमें इंजरी हो सकती है और उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। फिर वो भी रिपेयर जो भी होनी है वो ओपन सर्जरी से होगी। इस तरह जब लेप्रोस्कोपी हमने, जैसे आप लोगों ने भी सबने देखी होगी, ओटी में जब जाते थे तो वहाँ पे वो अंदर गॉल ब्लैडर को पहले अलग करके फिर उसको एक ग्लव में डाल के बाहर निकाल लेते हैं और पीछे जो सा होता है वो ब्लड वगैरह को वो लाइक वो थोड़ा सा, मुझे उस इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्टली नाम भी नहीं याद, थोड़ा सा बर्न करके वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप कर लेते हैं वो। अगर इंजरी हो जाए तो इंजरी को हम वो जो से होल्स हैं छोटे छोटे, उनसे इंजरी को रिपेयर नहीं कर सकते, वहाँ से सिर्फ हम इतना ही पॉसिबल था कि हम उसको गॉल ब्लैडर को सेपरेट करके उसको बाहर निकाल लेते। तो अगर किसी भी ऑर्गन में इंजरी होती है या फिर बाइल डक्ट में इंजरी होती है तो हमें ओपन रिपेयर करनी पड़ेगी, ये उसको बताना है पेशेंट को। फिर हमने बताया कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो सकती है, बाइल या ब्लड का फ्लूइड हो सकता है जिसकी वजह से हमें ड्रेनेज रिक्वायर होती है। और वहाँ पे होता भी ऐसे, जब वो सर्जरी में वो साथ साथ ड्रेन कर रहे होते हैं ब्लड को, वहाँ पे ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है। जो डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो जो गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं उसमें ऐसे जितनी ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन बाज़-औक़ात कोई कट साइड पे किसी वेसल को लग जाता है या ऑर्गन को लग जाता है तो उसकी वजह से वेसल को बेसिकली वहाँ से वेसल्स गुजर रही होती हैं, उनको कट लग के ब्लीडिंग हो सकती है जिसकी वजह से ड्रेनेज रिक्वायर होता है। ब्लीडिंग इन एब्डोमिनल वॉल हो सकती है वेयर ट्यूब्स फॉर इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड। अब जहाँ पे वो जो ट्यूब्स हैं, इधर थी ना एक्सपोज, ये है नेवल एरिया है और एक यहाँ से यहाँ पे होल ऊपर होता है, यहाँ पे होता है 3 होल्स होते हैं, यहाँ से एक गया कैमरा और इधर से प्रोसीजर हो रहा है। तब ये जो होल किए गए हैं ना एब्डोमिनल वॉल के अंदर टू पास द इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ से वो ट्यूब्स वगैरह गुजरती हैं, एक में से वो यहाँ दोनों से ट्यूब गुजर रही हैं और ट्यूब से ही वो एक से कट करे तो सीजर्स वगैरह उसके अंदर होती हैं, ये सब कुछ। तो इनसे जहाँ पे ये होल ट्यूब का बना है ना वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो भी बताना है उनको कि एब्डोमिनल वॉल में ब्लीडिंग हो सकती है जहाँ से इंस्ट्रूमेंट को पास किया गया। ये हमने सारे उसको बता दिया कि ये जनरल सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये आपकी वाली में आ सकती हैं और अल्टरनेट ट्रीटमेंट उसको बताना है फिर कि ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, लेकिन ना ये एक कॉमन अल्टरनेट, हर बीमारी का कॉमन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है कि हम बजाय सर्जरी के थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के अंदर रखें और ना उसको वैसे प्रिवेंट करने की कोशिश करें कि फर्दर वर्सनिंग ना हो। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी देर तक सिम्टम्स अपीयर ना भी हो रही हो तो अंदर ही अंदर ना वो डिजीज़ इंसान को खाई जा रही होती है, प्रोग्रेशन उसका हो रहा होता है और सिम्टम्स फिर जब आती है तो सीवियर आती हैं सिम्टम्स। और इसका सेकंड आ सकता है कि मैकेनिकल या केमिकल डिसोल्यूशन करें स्टोन्स की जो गॉल ब्लैडर में बन गए, लेकिन वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि जो गॉल ब्लैडर डैमेज है वो एज इट इज़ वहीं पे रहता है, तो उससे भी इन्फ्लेमेशन वगैरह उसकी होती है और मसला बनता है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बेसिकली पॉइंट्स क्या थे? पेशेंट को हमने बताया कि आपका डायग्नोसिस क्या है, उसको प्रोसीजर और ट्रीटमेंट का बताया, उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताया, उसके नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या था कि आपकी वो जो आपकी है सिम्टम्स वो रिलीव हो जाएंगे। उसको उसके सारे ड्रॉबैक्स बताए, उसको बताया कि पॉसिबल रिस्क्स क्या हो सकते हैं और अल्टरनेट ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। किसी भी बीमारी का आ जाए तो आपने, अगर जैसे अब ये गॉल ब्लैडर का था, अगर इस वक्त ना मुझे भी नहीं आना था, अगर मैं सर्च करके सारा कुछ ना निकालती, तो अगर कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी डिजीज़ आ जाती है तो आपने पहले ये बताना ज़रूर है कि हमने क्या करना है। सर या मैम को आप बताएंगे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट का तरीका ये होता है कि हमने प्रॉपर ना पेशेंट से पहले उसको जाके अपना इंट्रोडक्शन करा के पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। पेशेंट की हिस्ट्री अगर हमने पहले लेके केस स्टडी करने के बाद हम उससे कंसेंट ले रहे हैं ना, अगर किसी ऑपरेशन वगैरह की, तो हमने उसको आके पेशेंट को इधर भी मेरे ख्याल है दोबारा आके ना उसको फिर, एक तो ये होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री लो, आप उससे पूछो, नहीं तो आप खुद उसके आके बताओ कि आपका नाम, पेशेंट से आके पूछेगा आपका नाम ये है और आपकी उम्र वगैरह इतनी है, आपके अगर वो पहले नोट्स बनाए हुए, तो दोनों केसेस में काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हो ही जाता है स्टार्ट में। तो आपने बताना कि आपको, हमें सोचते कहना पड़ा कि आपको ये डायग्नोसिस है और उसकी ट्रीटमेंट बता के और उसको सारी चीज़ें बता के अब उससे कहना है कि आप सर्जरी के लिए आपकी हमें ना ये कंसेंट फॉर्म एक है वो आपने फिल करना है। फिर आपने ये करने के बाद उसको कंसेंट फॉर्म का कहना है कि आपको कंसेंट फॉर्म देंगे, वो आपने फिल करना है और ये आपको सारा कुछ बता दिया कि इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, ये पॉसिबल रिस्क्स हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही देखना है कि आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ में होगा, या इस तरह करके कुछ ना एंडिंग कर देनी है कि ये हमने बता देना उनको कि ऐसे कंसेंट लेनी है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ कंसेंट है और कोर्ट की नज़र में भी इसको बेस्ट कंसीडर किया जाता है। जो हमारे पाकिस्तान में ली जाती है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होती, वो उसको कहते होते हैं एक्सप्रेस्ड कंसेंट, के रिटर्न जब फॉरेन सर्जरी से पहले ले ली उससे पेशेंट से तो उसे वो वाली कंसेंट ली जाती है। इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चनिंग और हो जाए तो उस सेंस में मैं गई थी। तो ये स्टेशन कंप्लीट हो गया।
एक हमने इसमें ऑब्जर्वेशन आया था कि बताना है 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करना, वो भी हो गया, और टेक कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट ऑफ कॉलेसिस्टेक्टमी, ये भी हो गया। अब अनऑब्जर्वेशन में कौन सा आया था, दतूरा प्लांट और उसका फ्रूट, उसकी पिक्चर दी हुई थी और उन्होंने पूछा था कि कौन सा प्लांट का पार्ट मोस्ट नॉक्शियस होता है। तो दतूरा प्लांट में सीड्स और फ्रूट मोस्ट नॉक्शियस होते हैं। उसके बाद एक्टिव प्रिंसिपल इसका पूछा था, तो एक्टिव प्रिंसिपल इसका है दैतुरीन विच कंटेन्स अल्कोलाइड्स, हायोसिन, हायोसायामाइंस एंड ट्रेसेस ऑफ एट्रोपिन, एंड जो कि एट्रोपिन है ये क्या है, एंटागोनिस्ट टू एसिटाइलकोलिन। तो ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल है कि इसमें दतुरीन होता है या डेटुराइन, जो भी इसको बोलना है आपने, तो उसके सारे ये हमने ऐसे एज इट इज़ ये आंसर लिख देना। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, स्टूपीफाइंग पॉइजन है। इसको ना रोड पॉइजन या रेल रोड पॉइजन कहते हैं, जो भी ये रेलवे स्टेशन वगैरह पे ना इसको यूज़ करके ना वो पर्सन को बेहोश कर दिया जाता है, और वो रॉबरी वगैरह के केसेस में इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको रोड पॉइजन भी कहते हैं। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है बच्चों में, और अफोर्डियासिक के तौर पे भी ये इसका थोड़ा बहुत यूज़ है। अफोर्डियासिक्स क्या होते हैं कि जो जिनके इनटेक से सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज़ हो जाए, तो ये इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है। और इसकी ऑक्सैलिक एसिड की भी पिक्चर आई हुई थी, वाइट कलर का पाउडर होता है। इसका पूछा होता है कि इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ बाय दिस पॉइजन, के ऑक्सैलिक एसिड की वजह से इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ क्या होती है, तो वो शॉक की वजह से इमीडिएट डेथ हो जाती है ऑक्सैलिक एसिड में। हाउ मच चॉक इज़ रिक्वायर्ड फॉर 10 mg ऑफ दिस पॉइजन। अब चॉक जो सा है ना, चॉक सोल्यूशन न्यूट्रलाइज करता होता है ऑक्सैलिक एसिड को। वैसे काफ़ी मुश्किल हॉस्पिटल थी इसके अंदर, ये वाला क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट था थोड़ा, लाइक डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि वो थोड़ा मैथमेटिक्स है ना, तो सिंपल भी हो तो एक दफ़ा देख के परेशानी हो जाती है कि पता नहीं कैसे प्रिपेयर करना है। कॉलेसिस्टेक्टमी वाला भी ज़रा टफ था। अब इसकी भी, ये वाला भी इसमें कैलकुलेशन आ गई कि कहते हैं कि हाउ मच चॉक इज़ रिक्वायर्ड फॉर 30 मिलीग्राम ऑफ दिस पॉइजन, कि हमें ऑक्सैलिक एसिड के 30 मिलीग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चॉक सोल्यूशन चाहिए होगा। अब हमारी बुक में जो लाइन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग 30 ग्राम ऑफ चॉक न्यूट्रलाइज करता है 20 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। 20 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के लिए कितना होगा, 20 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड के लिए कितना चॉक सोल्यूशन चाहिए, 30 ग्राम। ये एक स्टैंडर्ड है मेजरमेंट जो हमें गिवन है बुक में, कि 20 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए 30 ग्राम ऑफ चॉक। अब उन्होंने हमसे पूछा 30 मिलीग्राम ऑफ दिस पॉइजन, के 30 मिलीग्राम इस पॉइजन का है, तो उसके लिए कितना चॉक रिक्वायर होगा। अब हमने फाइंड करना है 30 मिलीग्राम। अच्छा 20 ग्राम है, 20 ग्राम से हम 1 ग्राम का निकालें तो 1 ग्राम बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 20। अब हमें चाहिए कितना, 20 कितना पूछा हुआ, 30 मिलीग्राम। 30 मिलीग्राम ये क्वेश्चंस मैंने लिए थे जो से हैं मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान के ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वहाँ पे ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया 30 मिलीग्राम। मुझे कंफर्म नहीं है 30 ग्राम भी हो सकता है। अगर 30 सपोज पहले हम इसको 30 ग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, मिलीग्राम हटा दें आप, मिलीग्राम वाली कन्वर्जन बाद में कर लेते हैं। 30 ग्राम के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना तो 30 डिवाइडेड बाय 20 था, मल्टीप्लाई बाय 30। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ से कर लें, और 3 3 ज़ार 9, 90 डिवाइडेड बाई 2, और 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 5, ये आएगा 45 ग्राम। अगर उन्होंने पूछा हो कि 30 ग्राम ऑफ दिस पॉइजन हमें दिया हुआ है कि 30 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के लिए हमें कितना चाहिए चॉक सोल्यूशन, तो वो हमें चाहिए होगा 45 ग्राम। अब यहाँ पे पूछा हुआ था 30 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम के लिए हमें कितना चाहिए होगा, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 30 मिलीग्राम, अब अगर इधर मिलीग्राम कंसीडर करें हम, तो उसके लिए हम ऊपर वाले को पहले इसको भी ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, कि हर जगह जहाँ पे भी ग्राम है वहाँ पे मिली में कन्वर्ट हो जाना है। फिर ये हो जाएगा 20 इंटू 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है ना, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 3 ग्राम के लिए हमें चाहिए होगा 30 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3 ग्राम ऑफ, ये ऑक्सैलिक एसिड है यहाँ पे, और ये है नाइट्रिक, वो चॉक सोल्यूशन, ये नाइट्रिक एसिड, वो सॉरी नाइट्रिक एसिड नहीं, सोडियम क्या कहते हैं उसको,
मुझे भूल गया, 1 मिनट। अच्छा, ये चॉक सस्पेंशन चॉक सोल्यूशन यूज़ की, यहाँ पे इस ऑक्सैलिक एसिड आ गया और ये चॉक सोल्यूशन। अब इसको अगर मिलीग्राम में चेंज करके कन्वर्ट करते हैं तो इसी तरह आ जाएगा, सेम इधर हमने पावर 3 लगाई है, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट किया तो 1 ग्राम के लिए क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻³ मिलीग्राम, और ये भी मिलीग्राम में अब हो गया चेंज, डिवाइडेड बाय ये वाला सारा पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा 20 × 10⁻³ मिलीग्राम इज इक्वल टू, अब यही वाला आंसर इसमें भी अब हमने दोबारा फाइंड करना है 30 मिलीग्राम के लिए, तो 30 यहाँ पे, इसको थोड़ा पीछे कर लें। अब इसी वाले को स्टेप को अगर मैं रिप्रोड्यूस करूँ यहाँ पे तो इस तरह मल्टीप्लाई बाय 30 आ जाना है ना, ये तो वैसे पावर्स आपस में कट हो गई हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 30 आ गया, तो आंसर इस केस में भी सेम ही आएगा 45 मिलीग्राम। तो ये सोल्यूशन इसका हो गया कि हमें 20 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 30 ग्राम, ये जो उन्होंने पूछा था ना, 30 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 45 मिलीग्राम ऑफ चॉक सोल्यूशन चाहिए होगा, तो ये इसका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्स वोमिका के सीड्स, उसके आइडेंटिफिकेशन साथ पूछा हुआ है कि रॉ सीड्स पॉइजनस होते हैं या नहीं, तो रॉ सीड्स ऑफ नक्स वोमिका पॉइजनस होते हैं। उसकी उन्होंने कहा कि कोई एक पॉइंट दें उसकी फेवर में, तो वो हार्ड होते हैं सीड्स और एक्सट्रीमली बिटर इन टेस्ट होते हैं, और एक्टिव प्रिंसिपल उनका स्ट्रिक्नीन है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट पूछी हुई थी कि नक्स वोमिका की पॉइजनिंग होती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगी। ट्रीटमेंट अगर नक्स वोमिका की देखें तो उसके अंदर सबसे पहले एक तो इसकी फैटल डोज भी साथ याद कर लें कि एक सीड नक्स वोमिका के एक सीड भी हो तो वो पॉइजनस होता है, या फिर 2 ग्राम ऑफ पाउडर, सीड का पाउडर हो तो 2 ग्राम पाउडर और एक सीड पूरा हो तो वो पॉइजनस होगा। ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि पेशेंट को एक क्वाइट डार्क रूम में रखना है और उसका स्टमक वॉश करना है टैनिक एसिड या KMNO4 से, क्लोरोफॉर्म्स एनेस्थीसिया करेंगे उस क्लोरोफॉर्म से, और एंटीडोट है इसमें बारबिचुरेट्स, डायजेपाम और टैनिक एसिड ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। उसके बाद एनिमल चारकोल भी दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वगैरह। ये सारे किस वजह से दिए गए, क्योंकि इसकी साइन एंड सिम्टम्स में था ना कि एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस, सबसे जो इसका मेन इफेक्ट होता है वो मसल स्टिफनिंग होती है, जिसकी वजह से ऑफिथोटोनस और ये एम्प्रोस्थोटोनस और ये वाले फीचर्स आते हैं। इनको रिलैक्स करने के लिए और रेस्पिरेटरी मसल्स का जो स्पैज़म होता है उसको रिलैक्स करने के लिए हम देते हैं इसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और मसल रिलैक्सेशन। पहले मसल को रिलैक्स करने के लिए देंगे, फिर जो रेस्पिरेशन उसकी प्रॉपर नहीं हो रही उसके लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है। इसका एंटीडोट जो सा है या फिर वो बारबिचुरेट्स है, और उससे पहले स्टमक वॉश हमने करना है टैनिक एसिड या KMNO4। तो इसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले बता पेशेंट को क्वाइट डार्क रूम में रखना है, टैनिक एसिड KMNO4 दे दिया, एनेस्थीसिया दे दिया क्लोरोफॉर्म से, और उसको एंटीडोट ये दे के, और फिर हमने उसकी रेस्पिरेशन वगैरह मेंटेन कर दी। ये वाला हो गया नक्स वोमिका वाला, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर पिक्चर आई हुई थी विट्रोलेज। विट्रोलेज के मतलब सिंपली के एसिड फेंक के किसी का वो जो चेहरा है उसको वो जला देना, उसके फीचर्स ख़राब कर देना। तो इसका पूछा हुआ है कि किसास एंड दियत के अकॉर्डिंग सेक्शन कौन सा है, तो ये इतलाफ़ सलाहियत उसमें आता है कि जो उनसे फेशियल फीचर्स हैं वो लॉस हो रहे हैं, उसकी सलाहियत जो है वो ख़राब हो रही है, तो वो इतलाफ़ सलाहियत उसमें आता है। इसकी पाकिस्तान पीनल कोड के 335 सेक्शन में डेफिनेशन है इतलाफ़ सलाहियत उसकी, और इसकी जो सी सज़ा है पनिशमेंट है वो 336 PPC में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट की पिक थी और उसको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी टाइप है। उसके बाद इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ कोर एंड डेल्टा। कोर कहते हैं फिंगरप्रिंट के सेंट्रल पार्ट को, सेंट्रल एरिया को कोर कहते हैं, और डेल्टा कहते हैं एक ट्रायंगल शेप्ड एरिया ऑफ द फिंगरप्रिंट वेयर रिच फॉर्मेशन चेंजेस द डायरेक्शन। जहाँ पे जो एक रिजेस एक पैटर्न में आ रही होती है वहाँ से वो डायरेक्शन चेंज करें तो उस ट्रायंगल शेप्ड एरिया को हम कहते हैं डेल्टा। मैं दिखाती हूँ अभी इसमें, जैसे ये फिंगरप्रिंट है तो ये इसका सेंटर वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं 2 पॉइंट्स पूछे थे ना यहाँ पे कि एक तो उसका बताना है हमने सेंट्रल एरिया यानी कोर, और दूसरा डेल्टा। तो कोर आ गया ये वाला सेंट्रल एरिया। हर फिंगरप्रिंट के पैटर्न का देखें, ये जो सेंट्रल एरिया ये कोर है, ये सेंट्रल एरिया ये कोर है। इसमें तो वैसे सेंट्रल एरिया पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे तकरीबन बन रहा है ये कोर है इसका, यहाँ पे ये कोर, और ये वाला जो एरिया बन रहा है तकरीबन सेंट्रल वाला ये कोर है। जो डेल्टा है वो डेल्टा है कि जहाँ पे ये सारे फिंगरप्रिंट्स ना एक ट्रायंगुलर सा एरिया, जैसे यहाँ पे ये वाला बन रहा है ट्रायंगुलर सा एरिया, जहाँ पे रिजेस अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हैं।
जैसे अब ये वाला है ना, तो इसके अंदर ट्रायंगुलर एरिया और किस में बन, ये देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है कि ये रिजेस की ये डायरेक्शन थी और नीचे वालों की ये डायरेक्शन है। जहाँ पे एक डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो उस जंक्शन पे जो ट्रायंगुलर एरिया बनता है उसको कहते हैं डेल्टा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बीच में वीडियो स्टॉप की थी, तो आई डोंट रिमेंबर कि वो कोर और डेल्टा वाला पॉइंट पहले बताया या नहीं, सो मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर ना भी पहले बताया हुआ तो अब हो जाएगा। सबसे पहले ये जो सेंट्रल एरिया है वो कोर होता है। जैसे इसका ये सेंट्रल एरिया इस फिंगरप्रिंट का, इसका ये ऑलमोस्ट ये सेंट्रल एरिया बन रहा है इसमें ये वाला। तो सेंट्रल एरिया जो है उसको, जिसके इर्द गिर्द सारी रिजेस होती हैं, उसे हम कहते हैं कोर। और डेल्टा होता है कि एक ट्रायंगुलर एरिया जहाँ से डायरेक्शन ऑफ रिजेस चेंज हो रही होती है। जैसे इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ रही है, इधर आके यहाँ पे ये ट्रायंगुलर सा एरिया बना जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। नीचे वाली रिजेस की डायरेक्शन ये है, ऊपर वाली की इधर को हो रही है, और ये चेंज हो रही है अंदर वाली यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में। अब अगर लूप में देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ी सर्कुलर है, यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज है और यहाँ पे भी डायरेक्शन। तो ये वाला जो एरिया ट्रायंगुलर एरिया, इसको डेल्टा बोलेंगे। तो ये आ गया, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले बता दी है, तो ये कोर और डेल्टा आ गया। अब आइडेंटिफिकेशन आई थी फिंगरप्रिंट की कि इनमें से कौन सा है। तो वर्ल्ड तो पता चल रहा था कि ये सर्कल से बने हुए, तो ये जो सर्कुलर है वो वर्ल्ड वाला होता है। आर्च में ना, जैसे आर्क हम लगाते थे ना, उससे प्रकार से कंपास से इस तरह करके आर्क लगती होती थी, तो ये आर्च वाले वैसे ही हैं। ये देखें सारे ऐसे आर्क्स बन रही हैं ना, आर्च जो सा फिंगरप्रिंट है उसकी शेप ऐसे है। उसके बाद कंपोजिट और लूप थोड़े से आइडेंटिफाई करने ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर कंपोजिट देखें ना आप, तो इसमें एक पैटर्न नीचे से इस तरह बन रहा है और दूसरा ना ऊपर से भी उसका जैसे वो काइंड ऑफ, वैसे मुझे इनका ना इतना कोई, जैसे कहते हैं ना पेट, कोई अच्छा डिफरेंस मिला हो वैसा नहीं मिला, क्योंकि इस तरह लगता है जैसे कंपोजिट इस वाले हैं ना, अगर इसको हम ऊपर इसी पिक्चर को ना अपसाइड डाउन देखें तो ये वो लूप वाले बनाए हुए हैं, लेकिन लूप में एक प्रॉपर ये थोड़ा सर्कल सा बन रहा है यहाँ पे। और अगर एज इट इज़ ये डायग्राम आ रहा है तो खैर किसी तरह से इसको आइडेंटिफाई करने में जिसका ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिला था आइडेंटिफिकेशन वाला, सिवाय इसके कि जो कंपोजिट है ना इसके अंदर ज़रा थोड़ी ज़्यादा ही डिफरेंट पैटर्न की लाइंस हैं। इधर थोड़ी लूप टाइप की हैं और फिर यहाँ पे लाइंस की डायरेक्शन और है, इधर वाली डायरेक्शन और है, और ये बीच में ऐसे बन रहे हैं विदाउट लाइक ये जो से फिंगर्स बन रही हैं, जैसे ना प्रॉपर जो लाइन है वो एंड तक ऐसे कंटिन्यू नहीं हो रही। तो कुछ इस टाइप की हैं। इन दोनों में डिफरेंस इतना नहीं, मुझे खुद भी नहीं कुछ इसका अच्छा मिला बताने के लिए कि जिससे पेट डिफरेंस पता चल जाए, लेकिन वर्ड और आर्ट्स का पता चल जाता है। ये वाला था इसमें। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन का पार्ट पूछा हुआ था कि फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिकल ट्विंस में सेम क्यों नहीं होते। उसमें सेम इसलिए नहीं होते क्योंकि स्मॉल डिफरेंस होता है, उनका पैटर्न सेम होता है आइडेंटिकल ट्विंस में फिंगरप्रिंट्स का, लेकिन ना फिंगरप्रिंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। उसका डिफरेंस की रीज़न ये है कि जो वार्म में इन्वायरमेंट है ना वो दोनों को डिफरेंट मिल रहा होता है। तो आइडेंटिकल जीन्स होने की वजह से पैटर्न सेम होगा, लेकिन उनका जो सा है फिंगरप्रिंट वो डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट वार्म इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में। ये इसका हर जगह पे यही आंसर आ रहा है नेट पे कि वार्म जो वूम में इन्वायरमेंट मिलता है उसको डेवलपमेंट के लिए दोनों को, उसकी वजह से फिंगरप्रिंट में चेंजेस आ रहते हैं। पैटर्न सेम रहता है, फिंगरप्रिंट चेंज हो रहता है। और पैटर्न किस लिए सेम रहता है क्योंकि आइडेंटिकल जीन्स होते हैं, तो वो काफ़ी हद तक उनमें सिमिलैरिटी होती है। कैन फिंगरप्रिंट भी रिमूव्ड और हाउ के फिंगरप्रिंट को रिमूव किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। अच्छा अब ये किस आई डोंट नो किस सेंस में पूछा था। अगर तो किसी फिंगरप्रिंट का कहीं पे निशान है तो उसको रिमूव करने के लिए 1:1 सोल्यूशन ऑफ वाटर और रबिंग अल्कोहल यूज़ करते हैं कि अगर किसी सरफेस पे फिंगरप्रिंट्स हैं तो उनको रिमूव करने के लिए। अगर हैंड से फिंगरप्रिंट को रिमूव करना है ना परमानेंट, वो मतलब हाथ पे जो हमारे फिंगरप्रिंट हैं जो रिजेस हैं वो, क्योंकि वो डीप डाउन इनटू डर्मिस होते हैं, तो हमें हर स्किन की लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। लाइक कोई इंजरी हो जो इतनी डीप हो कि स्किन की लेयर्स को रिमूव कर दे तो उसकी वजह से फिंगरप्रिंट रिमूव हो जाएगा। एक कंडीशन होती है डर्मेटो ग्लाइफिया, इसके अंदर ना इंजरी और डीनर्वेशन की वजह से ना फिंगरप्रिंट्स लॉस होने लग जाते हैं विद द पैसेज ऑफ एज। या फिर जो एक सिंपल अगर इसका हम आंसर लिखें तो बर्न्स के केस में, डीप कट्स के केस में ब्रेयन, और इंजरीज़ के केस में वो वाली इंजरीज़ जो डर्मिस से डीपर पेनिट्रेट कर रही हूँ तो उनकी वजह से फिंगरप्रिंट लॉस हो सकते हैं। बर्न्स में फिंगरप्रिंट लॉस हो सकते हैं।
तो ये फिंगरप्रिंट्स कैसे रिमूव हो सकते हैं, कैसे लॉस हो सकते हैं? अगर सरफेस से रिमूव करने तो 1:1 सोल्यूशन ऑफ वाटर प्लस रबिंग अल्कोहल, और अगर हाथ से रिमूव करने तो उसके लिए बर्न्स, डीप कट्स, एब्रेजन वगैरह से। फिर एक ना बर्न आर्म थी, उसमें पीलिंग स्किन दिखाई हुई थी, उसको आइडेंटिफाई करना था। तो सेकंड डिग्री बर्न्स के अंदर ना बेसिकली वो स्किन के ऊपर वाली लेयर होती है वैसे उतरी होती है तकरीबन, तो वो होप मुझे ऐसे जिसकी पिक्चर तो नहीं मिली, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सेकंड डिग्री बर्न होगा। उसको कैसे वो सब उसका पूछना है कि बताना है कि अगर वो सेकंड डिग्री बर्न ही था तो उसकी कॉज क्या थी। सेकंड डिग्री की कॉज होती है स्काल्ड इंजरीज होती हैं, फ्लेम या केमिकल्स। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि मैनर एंड कॉज ऑफ डेथ पता चल जाता है इससे, नेचर ऑफ बर्न इंजरी का, और ये भी पता चल जाता है कि एंटीमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम है, और टाइम सिंस डेथ का, इसको डीपली स्टडी करने से। हर जगह पे जहाँ पे भी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है तकरीबन हर किसी में आपने यही कहानी लिखनी होती है। टाइम सिंस डेथ का पता चल जाता है, मोड वो मैनर का पता चल जाता है, रीज़न के क्या थी डेथ की, रीज़न और टाइम सिंस डेथ वगैरह, कॉज और मैनर का पता चल जाता है। तकरीबन हर पॉइंट में यही आना है। उसके बाद एक बेबी की पिक्चर थी, उसका रेड फेस था, उसके 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे हुए थे और कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछा था हर किसी के लिए। इसका आंसर कहीं से सही नहीं मिला, ये किसी बुक से नहीं, ऐसे इट इज़ कन्फर्म। जो सारे स्टूडेंट्स से डिस्कशन के बाद जो पता चला उसमें ये था कि हो सकता है उसको रैशेज़ हों, या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो, या बैटर्ड बेबी सिंड्रोम हो, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या साइनाइड पॉइजनिंग, कोल्ड स्टिफनिंग वगैरह, इनमें से कुछ हो सकता है। और इसके डायग्नोसिस वाले पॉइंट भी नहीं मिले, तो बेसिकली इसका आंसर नहीं मैं सर्च नहीं कर सकी, इसका नहीं मुझे मिला। उसके बाद पिक थी स्टैब वुंड की, चेस्ट के ऊपर स्टैब वुंड है, उसको आइडेंटिफाई करना था लीगन को, तो लीगन आइडेंटिफाई क्या होगी, स्टैब वुंड है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में क्या था, उससे पता चला था स्टैब वुंड से कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ है। मैनर ऑफ डेथ का पता चल जाता है, डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ फोर्स। अभी जो मैंने ट्रॉमाटोलॉजी की वीडियो अपलोड की उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि किस किस टाइप ऑफ लीगन से हमें क्या पता चल रहा होता है। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन एजेलियंट की और विक्टिम की, कि किसी भी वुंड को एग्जामिन करके पता चल जाता है कि जो जिसने उसको मारा है उसकी पोजीशन क्या होगी। कॉज ऑफ डेथ, डैमेज टू वाइटल ऑर्गन्स अगर है तो पता चल जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, या शॉक वगैरह से। जैसे इसका मैंने रेफरेंस के लिए जैसे CID में वो दिखाते हैं डॉक्टर सारों के, वो देख के इंजरी देख के वो बता रहे होते हैं ना कि अगर सपोज़ एक सिनेरियो सपोज करें कि एक पर्सन है, उसकी हाइट है 5'9", एक मेल है, उसकी हाइट 5'9", और उसके शोल्डर पे वो नेक के पास ना इंजरी है कि इनसाइज्ड वुंड है किसी शार्प नाइफ वगैरह से। अब उसके जो एंगल है ना, एंगल से पता चलेगा अगर वो ऊपर से मारा गया है, उसके वो जो वुंड के एंगल से पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि जिस किसी ने मारा है उसकी हाइट थोड़ी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वो जितना डीपर होता है उससे पता चलता है कितनी फोर्स से मारा। तो वो अगर आपने उसकी देखा हो तो वैसे हर केस में इसी तरह बता रहा होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा गया तो इसका मतलब ये किसी लड़की ने इसको नहीं मारा है, इसको किसी ऐसे इंसान ने मारा जिसमें ज़्यादा ताकत है, यानी किसी मेल ने मारा है। तो और क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरह है तो ऐसा लग रहा है कि कोई इससे लंबा था, या इसकी डायरेक्शन की वजह से पता चल रहा है कि जिसने इसको मारा है उसकी हाइट इससे छोटी थी। तो वो डायरेक्शन ऑफ वुंड से पता चल जाता है, आप उससे ना जेलियन की तक पहुंच सकते हैं कि रिलेटिव पोजीशन का भी पता चल जाता है कि अगर इसकी गर्दन पे निशान है, गर्दन पे चोट थी, वहाँ पे वुंड है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि वो जो सा था जिसने इसको जो असॉल्ट किया है वो पीछे खड़ा हुआ था, आगे खड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ना उससे पता चल जाती हैं। एक अगर कम्पेटिटिव डॉक्टर हो तो वो जब एक ज़ख़म को, एक वुंड को, एक इंजरी को स्टडी करता है तो उससे ही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो खुद बता रही होती है इंजरी के, लाइक वो ज़ख़म खुद बोल रहा होता है कि किस तरह मैं लगाऊं। लाइक जैसे आप कहते हैं ना टॉप्सी एक डायलॉग विद द डेड है, तो वो जो आंसर्स आप डेड बॉडी से लेना चाह रहे होते हैं वो दे रहे होते हैं। अगर आपके पास देखने वाली आँख हो तो वो सारा कुछ उससे पता चल रहा होता है कि एक इंजरी को ही स्टडी करके कि वो कितनी डीप है, उसका क्या एंगल है। तो आपको वेपन का पता चल जाएगा, वेपन से पता चल जाएगा कि वो किसने मारा है उसका वो, और लाइक उससे रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे हॉस्पिटल के क्वेश्चन थे, ऑब्जर्व स्टेशन और अनऑब्जर्व स्टेशन। इसमें से इस स्टेशन का नहीं कंफर्म था मुझे, तो ये मैं वैसे ही बता रही हूँ कि ये कहीं से अगर किसी को बेहतर पता है तो वो बता दें जो कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग भी इसको अच्छे से उसी के अकॉर्डिंग याद कर लें। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्पी, और आई गेस कि सबसे मुश्किल ऑस्पी थी इस बैच की इस दफ़ा में जो आई है। बाकी में सब में बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।